नमस्कार, आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, एक ऐसा शो जहां पर हम कोशिश करते हैं उन तमाम क्षेत्रों के बारे में बात करने के लिए जहां पर आत्मबल, आत्मनिर्भरता के साथ हम आगे बढ़ने का मादा रखते हैं, न्यू इंडिया का सपना देखते हैं। इसीलिए मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर की सहायता से जिस तरह से कृषि में विकास को लेकर सही मैनेजमेंट और बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के साथ साथ फलों और सब्जियों के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का आरंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत कोई कृषि संबंधी चीज समय पर उत्पादक यानी कि किसान के पास पहुंच जाएगी, किसानों को उनकी उपज के बदले बेहतर मूल्य मिलेगा, बेहतर कीमत मिलेगी। इससे ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और अभी हाल ही में यानी कि कल ही नई कोल्ड चेन परियोजनाओं से करीबन जो अब लागू हो जाएंगी 2.5 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। 16,000 से भी ज्यादा किसान जो हैं उन्हें हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार उत्पन्न होंगे। और इसी योजना के अंतर्गत कल 27 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इसी पूरे मुद्दे के इर्द गिर्द हमने आज के इस आत्मनिर्भर का ताना बाना बुना है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी रुकमा दत्ता। Hello Achal and viewers, as Achal has just said, the government has given the nod to 27 cold chain projects in 11 states to generate employment and benefit farmers. Harsimrat Kaur Badal, Food Processing Industries Minister, says these cold chain projects are likely to generate direct and indirect employment for 16,200 people and benefit 2,57,904 farmers. In today's edition of Atmanirbhar Bharat, we try to understand what the projects are, who would be the major stakeholders and participants in the process, which are the sectors and categories of jobs that will be generated, how will the farmers' income increase, and when will the projects take off. Welcome to this edition of Atmanirbhar Bharat. I'm Rukma. और आइए इस पूरे जो मुद्दे पर चर्चा के लिए, सटीक विश्लेषण के लिए साथ ही साथ विशिष्ट मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनका तारुफ हम आपसे एक बार करा देते हैं। हमारे साथ रीमा प्रकाश जी जुड़ी हुई हैं, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज। कुछ ही देर में हमारे साथ 2 अलग मेहमान जुड़ेंगे। रीमा जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से पूरी अगर हम किसान संपदा योजना पर नजर डालें और जिस तरह से इसके अंतर्गत परियोजनाओं को मंजूरी दी जा रही है, कोल्ड स्टेज जो स्टोरेज का जो चेन है उसको हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं इससे रोजगार के मोर्चों की बात अगर हम करें तो किसानों के लिए बेहद लाभदायक। Rukma ji, thank you so much for giving a platform to Ministry of Food Processing कि हम अपनी बात अपनी स्कीम के बारे में किसानों तक पहुंचा सके और हम जनता को बता सके कि इस कोल्ड चेन स्कीम के थ्रू क्या काम हो रहा है और उससे देश को, किसानों को कैसे फायदा पहुंचेगा। तो मैं थोड़ा सा 2 मिनट लूंगी ये समझाने के लिए कि ये स्कीम हमारी क्या है और इसमें हाल में जो अप्रूवल्स हुए हैं उनके डिटेल्स क्या है। जी, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एक अम्ब्रेला स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है ये जो कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम है, जिसमें हम लोग पेरिशेबल्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। आप लोग को अच्छी तरह से मालूम होगा कि भारत में हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस, एग्री प्रोड्यूस का बहुत बड़ा प्रोडक्शन होता है और पूरे विश्व में बहुत हाई प्रोडक्शन जो है भारत में ही होता है। कि जैसे दूध के उत्पादन में वी आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड और फिश में, राइस में, व्हीट में, सीरियल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में वी आर नंबर 2 इन द वर्ल्ड। और इतना हाई प्रोडक्शन होने के बावजूद भी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इस देश में अभी तक नहीं था तो बहुत वेस्टेज होता था जिससे किसानों को बहुत नुकसान पहुंचता था। तो इस मंत्रालय का ये बहुत उद्देश्य ये है कि किसानों का नुकसान हम लोग मिनिमाइज करें बाय क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। और पेरिशेबल्स जिसका वो एग्री प्रोड्यूस जिसका शेल्फ लाइफ बहुत कम होता है, जो बहुत जल्दी पेरिश हो जाता है, उनके लिए और भी जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना ताकि किसानों को नुकसान ना पहुंचे। ये कोल्ड चेन स्कीम का पूरा मकसद यही है कि किसान का जो प्रोड्यूस है वो बर्बाद होने से बचे और उससे उनको वैल्यू एडिशन होने से उनकी आमदनी भी दुगनी हो, जो कि सरकार का एक ऐलान है कि किसानों की आमदनी दुगनी की जाए। तो राइट रीमा जी, राइट।
You've told us about the vision behind this project. 27 projects have been approved under the Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana. The expense is 208 crore rupees. What would you say if you try to understand what such a project entails? Setting it up, what kind of area will be covered, where will it be established, what does it involve in terms of concrete logistics, and what about the costs that are incurred? Right. So this project, it comes from farmer investors, and we have, if I go back to the process through which we take applications, we advertise on the net, on newspapers about the slots that are available, and any investor or farmer who is interested in investing in this cold chain scheme can apply through our online portal. We have a portal called Sampada, through which they can apply. Now, once they apply, we go through a process of evaluating the projects, and through the interministerial committee, which is chaired by our Honorable Minister Harsimrat Kaur Badal, the project is approved. Now, in the process of application, the key factors which are taken in is the person who is wanting to invest should have a package of land. It can be on lease, can be his own, can be rented. And then on that, he should have, when he is applying, a bank loan. A bank loan is a mandatory component because our ministry gives a grant. And our grant, it's not a loan, it's a one-time grant which is given to the promoter. And so bank loan, because to ensure a due diligence of the financial sector, is also a mandatory component of the project. So the promoter who is investing should have his own equity, a term loan from a bank, and then on the third financial element channel is other grant which he receives from Ministry of Food Processing. Combine these three components together will take care of the financial requirements of the project. Now he should have a backward linkage कि वो अपना raw material कहाँ से खरीदेगा. If it's a dairy project, he should have MOUs with farmers, the dairy producers, and then he should have he should set up his processing facility, as I gave the example of dairy, where the milk will be processed. It can turn into cheese or milk, pasteurized milk, or a curd or ice cream. And then this whole produce, there should be a forward linkage where he will be able to market. We provide handholding to all these investors, and we provide a grant of maximum of 10 crore in this cold chain project. बिल्कुल हमारे जी कहिए. This 10 crore leads to a massive improvement in the viability of the project and helps the investor greatly. बिल्कुल साफ तौर पर हम चाहते हैं कि जिस तरह से इस योजना के बारे में इस मंच के माध्यम से तमाम लोगों को जानकारी मिले. हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, खास मेहमान हमारे साथ हरेश करमचंदानी जी, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO हाइफन फूड्स. आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हरेश जी. मैं यही जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत हम एक एकीकृत कोल्ड चेन्स को बनते हुए देख रहे हैं, लगातार परियोजनाओं को मंजूरी मिल रही है, कितना अहम मानते हैं आप उन खाद्य पदार्थों के लिए जिनकी शेल्फ लाइफ हम जानते हैं बहुत कम होती है, जिसमें हम बात कर सकते हैं उनकी गुणवत्ता के लिए काफी अहम हो जाता है कि उनका भंडारण ठीक तरीके से सुनिश्चित किया जाए. जी, उदाहरण के तौर पे मैं आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूंगा. हमारा जो प्रोजेक्ट है गुजरात में लगा हुआ है, और कोल्ड चेन स्कीम में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग द्वारा हमें ग्रांट मिली हुई है. तो मिनिस्ट्री के सहयोग से हमने ये प्रोजेक्ट लगाया है. और हमारा जो बिजनेस है वो हम पोटैटो प्रोसेस करते हैं, फ्रोजन पोटैटो बेस्ड स्नैक्स बनाते हैं. अच्छा. तो उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो रॉ मटेरियल है वो आलू है. तो आलू हम पहले से ही बिजवाई के टाइम पर ही किसानों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से हम खरीद लेते हैं. तो उससे किसानों की जो आय है वो सुरक्षित हो जाती है. और फिर उसका जो भंडारण है वगैरह वो सारा हम कंपनी की तरफ से हम लोग करते हैं, और फिर उसको प्रोसेस करके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं जी. तो इससे किसानों को मैं समझता हूँ काफी बेनिफिट है कि अगर वो ओपन मार्केट में आलू लगाएंगे तो उसमें कई बार पैसा उनको प्रॉफिट भी होता है, कई बार लॉसेस भी बेयर करने पड़ते हैं, पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से उनको अश्योर्ड इनकम की. हरीश जी, क्योंकि आप खुद उस कंपनी में CEO हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपको भी सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं इसे लगाने के लिए काफी फायदा मिला,
चलिए हरीश जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी। मुझे ऐसा बताया जा रहा है कि कनेक्शन में प्रॉब्लम है, मैं आपके पास वापस आऊंगी। रीमा जी, मैं ये समझना चाहती हूँ कि जिस तरह से जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है वो किन बेसिस को देखकर ये चयन करती है कि भाई हाँ, इस पर्टिकुलर किसी भी मान लीजिए व्यक्ति ने अगर अप्लाई किया है कि मैं कोल्ड स्टोरेज चेन खोलना चाहता हूँ, तो उसके मानक किस तरह से तय किए जाते हैं? तो काफी एलिमेंट्स हैं जिन पे ये असेस किया जाता है। जरूरी नहीं है कि वो इन्वेस्टर जो हो इसी क्षेत्र में काम कर रहा हो। नए इन्वेस्टर्स को भी, जिन लोग इसमें फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, उनको भी हम लोग एनकरेज करते हैं। और ये सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि कितनी इन्वॉल्वमेंट है, कितना उनका स्ट्रॉन्ग है ये प्रपोजल, कि वो वायबल है कि नहीं है। उन्होंने पूरा बैकवर्ड अपने फार्मर्स के साथ, जैसे पिछले स्पीकर ने बताया कि पोटैटो फार्मर्स से उन्होंने लिंक कर रखा है, तो अश्योर्ड रॉ मटेरियल का उन्होंने लाइन अप किया है कि नहीं। उसके बाद जो प्रोसेस है उनका टेक्निकल पूरा, वो सही तरीके से उन्होंने प्लान किया है कि नहीं, डिजाइन किया है कि नहीं। और अंत में जब वो सारा प्रोसेस हो जाता है, वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इस बात पे निर्भर करती है कि उन्होंने उसको सेल करने का, मार्केटिंग करने का लाइनअप किया है कि नहीं। अगर प्रोसेस कर लें और प्रोड्यूस कर ले, पर अगर मार्केटिंग लाइनअप नहीं हो तो वो प्रोजेक्ट फेल कर जाएगा। तो जब ये प्रोसेस असेस किया जाता है तो उसमें ये देखा जाता है कि पूरा का पूरा चेन जो है वो एस्टैब्लिश अच्छी तरीके से किया गया नहीं। मैं एक बात पिछली बार बताना भूल गई कि बहुत मैंडेटरी कंपोनेंट इस प्रोजेक्ट का ये है कि फार्म गेट पे इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं। फार्म गेट पे मतलब जहां पे ये प्रोडक्शन हो रहा है, अगर ये जैसे आलू के प्रोडक्शन की बात बता रहे हैं, तो जहां पे खेत है, जहां पे खेत खलियान है, उस पोजीशन पे वहीं पे एक फार्म गेट का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ताकि किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट इस स्कीम का मिले। तो जो प्रोजेक्ट हम लोग देखते हैं उसमें देखते हैं कि ये कंपोनेंट उन्होंने फुलफिल किया है कि नहीं। ये नहीं हो कि आलू कहीं से ले रहे हैं और प्रोसेसिंग कहीं और कर रहे हैं, तो शायद बेनिफिट वो फ्लो नहीं कर पाएगा किसानों के लिए। तो ये मैंडेटरी कंपोनेंट पे भी हम लोग बहुत ध्यान देते हैं कि फार्म गेट पे ही इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है कि नहीं जी। उसके अलावा फाइनेंशियल्स उन्होंने लाइन अप किए हैं कि नहीं, बैंक से लोन, अपनी इक्विटी उनके पास है कि नहीं। इक्विटी भी जरूरी है, मैंडेटरी है, क्योंकि उससे उनका कमिटमेंट और इन्वॉल्वमेंट इन्वेस्टर का नजर आता है। तो उनके पास जो जितना कह रहे हैं उतनी इक्विटी है कि नहीं। और एक बहुत अहम कंपोनेंट है कि नेटवर्क होना चाहिए। अगर इन्वेस्टर को मिनिस्ट्री से 10 करोड़ का ग्रांट चाहिए तो उनके पास 15 करोड़ का नेटवर्क होना चाहिए, जिससे उनकी स्ट्रेंथ दिखा। अगर उन्होंने 5 करोड़ का वो ग्रांट ले रहे हैं तो 7.5 करोड़ का नेटवर्क होना चाहिए, 1.5 टाइम्स नेटवर्क होना चाहिए। So this is one of the mandatory components of this. Right. One of the joining us also on the show now is Kamal Singh Chauhan, who is a Padma Shri in agriculture. A very warm welcome to you, sir. Thank you very much for joining us. Going across to Kamal ji, your thoughts on the approval given to 27 new cold storage, cold chain projects. What does it mean for the farmer in these 11 states? Andhra Pradesh being one of them, for example. Right, Kamal Singh ji, if you can hear us. Right, your thoughts on the approval given by the government to 27 cold chain projects. How big a difference would it make to the farmers in 11 states we are talking about here? Andhra Pradesh being one of them, there's Gujarat as well, Punjab, to name a few. Well, we don't seem to be able to make contact with Kamal Singh ji. We go across to Mr. Karam Chandani. Mr. Karam Chandani, your views on what a big... Karam Chandani ji, क्योंकि हम कंवल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कंवल सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं? कंवल सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी, सुन रहा हूँ जी। सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं कि किस तरह से कृषि क्षेत्र में आपने जिस सराहनीय काम किया, उस उपलब्धि को सरकार ने पहचाना और आपको पुरस्कार से नवाजा गया है, उसके लिए पहले आपको बधाई। और दूसरी चीज कंवल जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप खुद एक कोल्ड चेन प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, किस तरह से आप चुनौतियां देखते हैं? खास तौर पर हम जानते हैं कि भंडारण को सुनिश्चित करना सबसे अहम हो जाता है जब हम कोल्ड स्टोरेज की बात करते हैं, और सबसे अहम यह है कि कैसे मूल्य संवर्धन हो जाता है। आपने कोई प्रोडक्ट बनाया और
अगर कोल्ड स्टोरेज की होने की वजह से उसकी कीमत में वही इजाफा हो जाए तो कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पर मुस्कान अपने आप। जी मैं बताना चाहूंगा। जी मेरी आवाज मिल रही है? जी जी बिल्कुल, मैं आपकी आवाज सुन पा रही हूँ। जी मैं बताना चाहूंगा कि हमने एक कोल्ड चेन का प्रोजेक्ट लगाया है जो हमारा 10 फरवरी 2019 को पिछले वर्ष शुरू हो गया था। और अभी कोरोना काल के लिए मैं बात तो हमारे क्षेत्र के जो किसान है वे स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न पैदा करते हैं। और जब कोरोना में बिल्कुल सारी इंडस्ट्री बंद हो गई थी, किसान का के लिए मंडी भी बंद हो गई थी, तो हमारे कोल्ड चेन ने एक बहुत बढ़िया काम किया कि सारा का सारा स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न खरीद के हमने और उसको IQF करके और अपने कोल्ड स्टोर में उसको रखा। तो मैं दूसरी बात बताना चाहूंगा अपने श्रोताओं को या पार्टिसिपेंट को कि भारत में MOFPI ने जो स्कीम बनाई है, कोल्ड चेन की जो स्कीम है, फूड प्रोसेसिंग ने किसान संपदा जो योजना है, इसमें इस स्कीम में एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर भी एक योजना है जिसका अभी मंत्रालय ने निकाला है, शायद डेट बढ़ाई है 3 महीने की। मेरा मानना है कि यदि ऐसे एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर इसमें जिलावार लगाए जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि किसानों का जो माल पैदा करते हैं सभी किसान, उनका माल उनके उत्पाद के हिसाब से यदि हर जिले में एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर लगाया जाए, जिस जिले में जो उत्पादन हो रहा है उसी फसल के हिसाब से लगाया जाए, तो किसान को अपना माल बेचने में समस्या नहीं होगी और सभी जो एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर है वहां पर किसानों का माल बिकेगा और पूरे प्रोसेस होकर पूरे देश के बाजार में जाएगा। परंतु मेरा कहना एक बात और है, जैसे कि हमने कोल्ड चेन प्रोजेक्ट लगाया, कोल्ड चेन में मुख्य रूप से मटर की प्रोसेसिंग है और सभी ने मटर की प्रोसेसिंग लगाई है। परंतु कभी तो मटर का भाव 6 रुपए किलो हो जाता है, कभी 30 रुपए किलो जाता है, कभी 15 रुपए किलो रहता है। तो सभी कोल्ड चेन वालों को इकट्ठा होकर या मिनिस्ट्री का एक नियम होना चाहिए कि जितना उत्पादन लागत हो, जैसे मान लिया मटर की उत्पादन लागत 10 रुपए है तो 10 रुपए से नीचे कोई भी नहीं खरीदता है, उससे नीचे मंडी नहीं जानी चाहिए। एक निश्चित Kanwal Singh ji, clearly as experts early on the show have suggested, the stress should be on marketing. Production has never been an issue. हिंदी में बताइए जी। जी, the stress has to be on marketing now. Reema ji, when we talk, we've just listened to what Mr. Kanwal Singh had to say. What would you say about his suggestions? The stress, how it should be on marketing, and how big a difference will the introduction of 27 cold chain projects make to marketing? I'm absolutely certain that establishment and completion of these 27 projects will give an answer to the issue raised by our previous speaker, that the price plummets only when there is not enough storage facility, not enough processing facility. The capacity created by these 27 projects will create adequate demand in the market to ensure that prices do not fall and it doesn't lead to distress for the farmers. These 27 projects were introduced, have been approved with a grant of about 200 crores, but it will lead to an investment in the sector of roughly 750 crores. Now, in creating infrastructure of this amount in the horticulture sector will generate a lot of movement and will meet the gaps in the supply chain, which leads to this anguish of the farmers about low prices. So that is one of the main achievements of the cold chain scheme, and I'm absolutely certain that these 27 projects which have been approved will to a large extent mitigate this. बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री हमेशा से कहते हैं कि संपदा से ही हम संपन्नता की ओर आगे बढ़ेंगे। एक चीज पर मैं चाहती हूँ कि आप रोशनी डालें रीमा जी की, हम ये मान रहे हैं कि जो ये कोल्ड चेन्स हैं और साथ ही साथ किस तरह से मूल्य संवर्धन किया जाए बुनियादी ढांचे का। जब हम कोल्ड चेन की बात करते हैं तो जो फूड जो आपकी मिनिस्ट्री है वो अनुदान जो है, अगर हम अनुदान सहायता की बात करें तो करीबन 35% अनुदान सहायता दी जाती है। लेकिन अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें या फिर ITBP के जो क्षेत्र हैं वहां की बात करें तो 50% तक अनुदान सहायता दी जाती है। इससे कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ये जो एक सशक्त मार्ग हम मान सकते हैं जिसको प्रशस्त किया गया है मंत्रालय द्वारा।
I would like to correct you that cold chain scheme में 35% हम बस जहाँ पे स्टोरेज है उनको देते हैं, जहाँ वैल्यू एडिशन होता है। अगर मान लीजिए टमाटर है, अगर सिर्फ टमाटर को स्टोर करके वो सेल करें तो 35% मिलता है, पर अगर उस टमाटर को सॉस बनाते हैं तो 50% देते हैं। पर अगर वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हिली एरियाज और या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के प्रोजेक्ट्स हैं तो हम 75% ग्रांट देते हैं। तो ये बात मैं हाईलाइट करना चाहूंगी कि इस मंत्रालय में वो एरियाज जो थोड़े पिछड़े हुए हैं उनको बहुत एनकरेज किया जाता है आगे बढ़ने के लिए, और वहां पे जितना ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो सके उसके लिए मंत्रालय बहुत हैवी अमाउंट ऑफ ग्रांट देता है एज कम्पेयर टू अदर्स, स्पेशली कोल्ड चेन स्कीम। Right. Mr. Karamchandani ji, coming to you. Reema ji has told us about the grants that are involved at the government, the maximum grant of 10 crores that the government is willing to give to a project, to an investor, and how the stress is on infrastructure in the horticulture sector to meet the gaps in the supply chain. It will also help, these new projects would also help to deal with the anguish of farmers at low prices. When we talk of low prices at the farmer's end, what does it mean for somebody who markets products, who is involved in the production and marketing and final selling of food products? What does it mean for you? Higher prices for farmers. Yeah, so what happens, in these schemes with the support of Ministry of Food Processing, with the help of this grant, what we have done, we have set up infrastructure facilities for processing of horticulture produce to value-added products. Yes. So now, how it benefits the farmers is that we are able to procure the raw material from the farmers at reasonably good prices, where farmers make enough money over their produce, and as a company, as a processor, we also are able to market these products, the high value products, in a efficient manner, since we have the necessary cold chain facilities. Right. और हमारे साथ कंवल जी जुड़े हुए हैं। कंवल जी, जिस तरह से हम लगातार इस बात के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि अगर भारत में जो कोल्ड स्टोरेज चेन्स हैं उनकी संख्या बढ़ती है तो भंडारण तो सुनिश्चित होगा ही होगा, साथ ही गुणवत्ता, और जब हम मांग की आपूर्ति की बात करते हैं उसको पूरा करने के लिए वो खाई पाटने में भी अहम रोल अदा करती है ये योजना। जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर मेरा मानना है कि प्रोसेसिंग साथ हो, प्रोसेसिंग के साथ ही कोल्ड स्टोर हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे कि कोल्ड स्टोर में हर चीज बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकते, हर सब्जियां ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकती। जैसे टमाटर है, टमाटर को प्रोसेस की जरूरत है, टमाटो पेस्ट बना लिया जाए या टमाटो केचप बना लिया जाए, किसी फॉर्म में रख सकते हैं। जैसे कि मशरूम हमारे यहाँ क्षेत्र में पैदा होती है, मशरूम का कैन करना जरूरी है, कोल्ड स्टोर में मशरूम रह नहीं सकती। स्टोर भी जरूरी है, कोल्ड स्टोर भी जरूरी है, साथ में प्रोसेसिंग भी बहुत जरूरी है। Right. And we'd like a comment on this from Mr. Karamchandani. You said that you already have cold storage. How will your company be taking advantage of the approval given by the government to these 27 new cold chain projects? Because there's also this added incentive that 85 cold chain projects will also be given financial assistance. So what is in this approval for you? So you see, the projects which have been approved recently, yes. They will be setting up new infrastructure. So those are new projects. And what we have in the past availed grant from the ministry and have already established our projects, and we are operating those projects. Yes. And what about what Mr. Kanwal Singh has said regarding the importance of cold storage along with processing? Yeah, so it has to go hand in hand. In the scheme of Ministry of Food Processing, cold storage as well as processing is considered. Yes. रीमा जी, लगातार हम, क्योंकि जब हमने इस योजना के विस्तारीकरण की बात की कि किस तरह से ये जो योजनाएं हैं वो मूल्य संवर्धन करेंगी, बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाएंगी कोल्ड स्टोरेज के, लेकिन इसमें सबसे अहम बात जो कल मीटिंग के बाद निकलकर सामने आई कि करीबन 2.5 लाख से ज़्यादा ऐसे किसान हैं जिनको इससे रोजगार मिलेगा। कितना अहम आप मानती हैं इस चीज़ को, और ख़ास तौर पर इस मोर्चे पर रोजगार का सामने आना, और वो भी जिसमें लोग आना चाहते हैं आगे?
ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है इस टीम का। और ये जो 27 प्रोजेक्ट्स हुए हैं जिसमें रोजगार जो जिन लोगों को मिलेगा वो सिर्फ जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगा इस इंडस्ट्री के सेटअप होने से। ये 27 प्रोजेक्ट्स जब सेटअप होंगे तो हर यूनिट पे हर 27 प्रोजेक्ट में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वो तो है ही है। उसके साथ साथ उनके चारों तरफ जो जुड़े हुए लोग हैं, जैसे मैंने पिछले बार बताया कि 750 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा। उस 750 से कितने लोगों को और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज अफेक्टेड होंगी, जो साथ साथ जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन प्रोजेक्ट से जुड़े होंगे, उनको जो फायदा होगा वो अलग है। तो ये हमारी कोशिश लगातार बनी हुई है कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और ज्यादा से ज्यादा किसानों को फायदा हो। ये तो है ही है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट अचीवमेंट और ऑब्जेक्टिव इस मिनिस्ट्री का है। और साथ ही बिल्कुल, और साथ ही रीमा जी, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल होता है वो कितना अहम आप मानती हैं? इस तरह की जो परियोजनाएं हैं, ज्यादा से ज्यादा निवेश आकर्षित करने के लिए उनका रोल कितना अहम हो जाता है? ये बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये एक्सपीरियंस रहा है हम लोगों का कि जहां सिर्फ गवर्नमेंट अनुदान दे, जो सिर्फ सरकार के अनुदान से चलता है, जहां प्राइवेट इन्वेस्टर का अपना इन्वॉल्वमेंट, अपना कमिटमेंट नहीं है, उसका उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि उतना इन्वॉल्वमेंट जो है इन्वेस्टर का नहीं है। यहाँ उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, तो उनका इन्वॉल्वमेंट इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा रहता है, which is a very mandatory condition for the success of the project. अगर प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप दोनों साथ साथ नहीं रहेगा तो सक्सेसफुल उतना नहीं हो पाएगा प्रोजेक्ट। तो ये जो हम लोग का सक्सेसफुल फॉर्मूला है, जिसमें प्राइवेट इक्विटी भी है, बैंक भी इन्वॉल्व है, ऑफपी का ग्रांट भी है, ये तीनों एक बहुत ही सक्सेसफुल फॉर्मूला है, जिसकी वजह से ये कोल्ड चेन स्कीम जो 2008 से चल रही है, बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हमने रेस किए हैं। अबाउट ये 27 को जोड़ने पे 309 कोल्ड चेन प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द कंट्री सेटअप हुए हैं और सारे के सारे सक्सेसफुल हैं। और लगातार इसमें डिमांड बहुत जनरेट हो रहा है। जैसे दूध, आप लोग को पता होगा, डेयरी सेक्टर जो है धीरे धीरे रजिस्टर होते रहे, फॉर्मलाइज होते रहे, पर अब उसके अलावा भी बहुत सारे मरीन सेक्टर में श्रिम्प्स के, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लगातार डिमांड बढ़ता जा रहा है। जैसे मिस्टर चौहान ने बोला कि ज्यादातर पीस प्रोसेसिंग होती आई है, आई वुड लाइक टू करेक्ट कि अब जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का प्रोसेसिंग हो रहा है, वो बहुत इनोवेटिव और बहुत नए तरीके के रेडी टू ईट सेक्टर बहुत ग्रो कर रहा है। जैसे फ्रोजन आलू टिक्की है, फ्रोजन समोसाज है, बने बनाए पराठे हैं। जो डबल इनकम ग्रुप के लोग हैं, जो जिनके पास समय की कमी है, अब उतना हेल्प भी लोगों के पास नहीं मिलता, उसमें फूड प्रोसेसिंग का डिमांड बहुत बढ़ रहा है। इट्स अ वेरी ग्रोइंग सेक्टर और इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। इसीलिए हम लोगों ने इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत देखे हैं और एफडीआई का लगातार इन्फ्लो इसमें बना हुआ है। तो ये सेक्टर सिर्फ डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, किसानों के फायदे के लिए तो है ही है, पर साथ ही साथ एफडीआई भी बहुत अट्रैक्ट करती है और देश मतलब हमारा प्रोड्यूस, नेशनल प्रोड्यूस जो है, इंटरनेशनल मार्केट में भी इस सेक्टर के थ्रू पहुंचता है। Right, and coming to you, Mr. Karamchandani, as Reema ji has said, we are looking at a lot of investment opportunities as well as job opportunities that will be created as a result of the implementation of these vast projects. More than 2 lakh farmers, nearly 2,60,000 farmers will be benefiting, and direct and indirect employment will be generated for 16,200 farmers. What are the kind of jobs that you see generated as a result of the implementation of these 27 new cold chain projects? We've talked here, Reema ji has told us that it will help preserve both vegetables as well as marine foods. Yeah, so you see, when it comes to employment, there is really a lot of employment generated with such infrastructure projects. First of all, at the farm level, you know, there are a lot of employment is generated when during harvesting, post-harvesting activities of the farmers. Later on, at the processing plant, a lot of employment is generated. When a product is made out of the raw material, and even in case of storage and logistics, transportation, a lot of employment is generated.
So overall, these kind of infrastructure projects entail, huge employment opportunities. जी रीमा जी, जिस तरह से हम ये भी बात मानते हैं कि कोल्ड स्टोरेज चेन्स खाली कृषि को ही नहीं, जो उसके साथ के जो एलाइड सेक्टर्स हैं, जिसमें हम डेयरी की बात करते हैं, मछली पालन की बात करते हैं, ये तमाम जो एलाइड सेक्टर्स हैं उनके लिए भी बूस्टर डोज का काम करता है। फ्रूट एंड वेजिटेबल तो है ही है, डेयरी है, मेरीन है, पोल्ट्री है, और ये सारे सेक्टर जो है, और अब एक नया सेक्टर जो मैंने बताया रेडी टू ईट का सेक्टर आ रहा है, वो भी बहुत ज्यादा, तो सारे सेक्टर्स को बराबर से ही फायदा मिलता है। पर ट्रेडिशनली जो पहले इस सेक्टर में लोग आते थे वो ज्यादातर फ्रूट एंड वेजिटेबल और डेयरी में आते थे, पर रिसेंट ट्रेंड्स में मीट एंड पोल्ट्री और रेडी टू ईट का बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा है। डेयरी तो अभी भी बहुत पॉपुलर है और फ्रूट एंड वेजिटेबल्स भी, पर ट्रेंड्स ये देखा जा रहा है कि मेरीन में जैसे आंध्रा और ओडिशा का बेल्ट है, केरला बेल्ट है, थोड़ा गोवा और महाराष्ट्र साइड में, इस साइड में जो श्रिम्प और फिश का प्रोसेसिंग है वो, क्योंकि उसमें ह्यूज एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, उसमें काफी ग्रोथ है, और लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से रेडी टू ईट सेगमेंट में भी बहुत ग्रोथ है। क्योंकि रीमा जी, आपने रेडी टू ईट सेगमेंट की बात की है, हम जानते हैं कि वक्त की कमी के साथ साथ लोग इस तरह के जो उत्पाद है उसको इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक इमर्जिंग मार्केट है, अनएक्सप्लोरेबल है, और जो चीज़ें अनएक्सप्लोरेबल होती हैं, जो इमर्जिंग होती है, वहाँ पर जो संभावनाओं का दौर है वो ज़्यादा होता है। तो जब वैश्विक पटल की हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी भारत को आत्मनिर्भरता के साथ खड़ा करने में इस तरह के जो क्षेत्र हैं कोल्ड स्टोरेज चेन्स की मदद से काफ़ी सहायता करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राइट, कंवल सिंह जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जी नहीं, जो बताया है वो अच्छा बताया है, अच्छा प्रोग्रेस हो रही है कोल्ड चेन में भारत में, और काफी लोगों को रोजगार ही मिल रहे हैं, साथ साथ में किसानों का जो माल, जो फल और सब्जी पैदा कर रहे हैं या दूध पैदा कर रहे हैं या दूसरी चीजें पैदा कर रहे हैं, उनको एक मार्केट में लगातार, ये बहुत सरकार की बहुत अच्छी योजना है, और इससे भी अच्छे जब रिजल्ट आएंगे, जब भारत में जगह जगह पर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर बन जाएंगे, तो किसानों की आमदनी बढ़ेगी और अच्छे परिणाम आने की मुझे उम्मीद है। राइट, कंवल सिंह, ऑल्सो हैंड होल्डिंग की बात जब करते हैं गवर्नमेंट, कितना हैंड होल्डिंग की जरूरत होगी टू फार्मर्स स्पेशली, बिकॉज लॉट्स ऑफ फॉर्मेलिटीज बहुत है इसमें, जैसे रीमा जी ने बताया। फॉर्मेलिटी ज्यादा है, थोड़ा सरलीकरण अपने मंत्रालय अपने स्तर पर कर सकता है कि थोड़ी सी प्रक्रिया सरल बना दी जाए। एक तो इसमें मुख्य तौर पे दिक्कतें आती है एफपीओ के लिए या कंपनियों के लिए, कंपनी नेटवर्क तो ज्यादा होती नहीं, नई कंपनियां होती है, इस पे काम करना चाहते हैं, तो नेटवर्क का भी एक इश्यू है। यदि नेटवर्क में कुछ थोड़ा बहुत सुधार कर लिया जाए नेटवर्क वाले इश्यू में, तो हो सकता है कि ज्यादा हमें कामयाबी मिले एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर लगाने में। और रीमा जी, मंत्रालय किस तरह से आगे के भविष्य में खाका खींचना चाहता है कि और ऐसे कौन कौन से राज्यों को चयनित किया जाए जहां पर कोल्ड स्टोरेज चेन्स को खोला जाए और वहां पर भी फायदा मिले? देखिए, कोल्ड चेन जो है बहुत डायरेक्टली रिलेटेड है उन राज्यों में जहां पे प्रोडक्शन है। अब जैसे महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, यूपी है, हिमाचल, उत्तराखंड, जहां हॉर्टी प्रोड्यूस ज्यादा है वहीं पे कोल्ड चेन्स पॉपुलर होते हैं। अब मेरीन तो कोस्ट लाइन में, जहां पे कोस्ट है, जहां मेरीन प्रोडक्शन एक्वाकल्चर होता है, वहीं पे हो रही है। जहां दूध का प्रोडक्शन ज्यादा है वहीं पे डेयरी हो रहा है। तो प्रोडक्शन एरिया और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आपस में क्लोज रिलेशनशिप रखते हैं। जो स्टेट्स जैसे जहां हम लोग बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाए, जैसे झारखंड और छत्तीसगढ़, जो माइनिंग स्टेट्स हैं, वहां पे हॉर्टी प्रोड्यूस उतना नहीं है, तो कोल्ड चेन बहुत वायबल नहीं हो पाया है। तो तब भी हम लोग की कोशिश ये रही है इस मंत्रालय की, हम लोग एनकरेज करते हैं उन स्टेट्स को, उनको एडिशनल मार्क्स मिलते हैं, एक स्कोरिंग सिस्टम है जिससे प्रोजेक्ट्स इवैल्यूएट होते हैं। तो वो स्टेट जहां पे कोल्ड चेन नहीं है या वो डिस्ट्रिक्ट जहां पे कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनको एडिशनल मार्क्स मिलते हैं अगर उन स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट से प्रोजेक्ट्स आते हैं।
तो मंत्रालय की कोशिश रही है टू एनकरेज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहां पे हो, और जहाँ पे ज्यादा हो गया है वहां, जैसे महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर कोल्ड चेन का ऑलरेडी सेटअप है, तो इस साल की जो हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट की थी उसमें हमने महाराष्ट्र स्टेट को क्लोज कर दिया था, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है। तो नए स्टेट्स को हम एनकरेज करते हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है वो आगे आए। अब जहां एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हो जाता है तो उसके आसपास अवेयरनेस हो जाता है उस स्कीम के बारे में, और ये अवेयरनेस हो जाता है कि अच्छा इसमें पोटेंशियल है कुछ कमाने का, कुछ करने का, तो एज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट उस क्षेत्र में जनरली और प्रोजेक्ट्स आने लगते हैं। तो हम चाहते हैं कि नए स्टेट्स, नए डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे प्रोजेक्ट्स नहीं है वहां पे आए, ताकि उनको देख के उनके आसपास और अवेयरनेस फैले और उसमें ऑटोमेटिकली और प्रोजेक्ट्स आने स्टार्ट हो जाए। Right, Mr. Karamchandani ji, the government is stressing on creation of modern, innovative infrastructure and effective cold chain facilities for the food processing sector across the country in almost every state, as Rima ji has pointed out. And what would you say as far as the role these projects will play in bridging the gaps in the supply chain? What would the difference that we would see in before these cold chains, the system as it exists now, and what happens after these cold chain projects come into effect? Right, Mr. Karamchandani. चलिए यही सवाल हम रीमा जी से कर लेते हैं। रीमा जी, तकनीक का काफी ज्यादा जो है वो रोल और योगदान हम कह सकते हैं काफ़ी अहम हो जाता है जब हम कोल्ड स्टोरेज की स्थापना की बात करते हैं। कितना अहम आप मानते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सब कुछ मॉडर्न हो, तकनीक के लिहाज से हो और आज के आधुनिक भारत को प्रमाणित करता हो? बिल्कुल, मिस्टर चौहान ने इसके पहले जो ये बात रेज की थी कि सिर्फ स्टोरेज नहीं होना चाहिए, प्रोसेसिंग होना चाहिए, ये बात जताती है कि तकनीक की कितनी जरूरत है। अगर हम टमाटर की बात लेते हैं, सिर्फ हम कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं तो 5, 10, 15 दिन से ज्यादा वहां नहीं रह सकता है, पर अगर वो प्रोसेस हो जाता है और न्यू टेक्निक से तो उसका शेल्फ लाइफ बहुत बढ़ जाता है और देयर इज जीरो वेस्टेज। तो तकनीक जो है, टेक्नोलॉजी फॉर ऑल द प्रोसेसिंग इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। इसमें मैं बताना चाहूंगी कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की 2 इंस्टीट्यूशन है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, जो निफ्टम है सोनीपत में, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट है, इट्स अ यूनिवर्सिटी, एंड वी हैव IIFPT इन तंजावुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी। इन दोनों इंस्टीट्यूशन के माध्यम से हम लोग लगातार रिसर्च और R&D एफर्ट्स करते रहते हैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। बहुत इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज डेवलप की हैं इन दोनों इंस्टीट्यूशंस ने, जिससे इस पूरे सेक्टर को बहुत मदद मिली है और ये कोशिश जो है लगातार जारी है। और we work very closely with other research institutes जैसे CSIR है या डिफेंस DRDO है, जिन लोग फूड टेक्नोलॉजी में बहुत उन्होंने अचीवमेंट्स किए हैं। तो अपने इंस्टीट्यूट्स जो निफ्टम और IIFPT है और जो भारत सरकार की और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो फूड टेक्नोलॉजी में रिसर्च करें, उनके साथ हम लोग बने हुए हैं और इस सेक्टर में जितनी डेवलपमेंट्स हुए हैं उसको कमर्शियलाइज करने की कोशिश हम लोग की जारी रहती है। जी, जो मशीनरी है, जो प्रोसेस है, ये इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स है वो उससे भी हम लोग बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं और उसका अवेयरनेस कैंपेन्स हम अपने प्रमोशनल इवेंट से करते रहते हैं ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन किसानों के पास और इन्वेस्टर्स के पास पहुंचती रहे। जी, राइट, दिस इज अ प्रोसेस एंड व्हिच इज कॉन्स्टेंटली गोइंग ऑन। जी, right, Mr. Haresh ji, well, we have very little time left. We are really running out. So your final comments, what you would like to say on the introduction, the announcement made by the Food Processing Industries Minister regarding 27 new cold chain projects, that they will benefit more than 2 lakh farmers and generate so many jobs as well as bridging the gaps in the supply chain. Yes, you see, with the announcement of new cold chain projects and especially with the grant given by the ministry, the grant will act as a catalyst for new investments in the sector and which will benefit a lot of farmers, create huge employment opportunities, and by benefiting farmers, it directly means that, you know, it will enhance the income of the farmers.
So it will prove, really quite good when it comes to, the vision of the government of India in doubling the farmers' income. जी और कंवल जी, बहुत कम समय है क्योंकि आप खुद कोल्ड स्टोरेज चेन के इस मुहिम से जुड़े हुए हैं। आप किस तरह से आत्मनिर्भरता का संदेश देना चाहेंगे कि जब हम जानते हैं कि कोल्ड स्टोरेज के को बढ़ावा देने से कहीं ना कहीं फलों की बात हम करें, तमाम जो एलाइड सेक्टर्स हैं उसमें भारत आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ेगा? यदि हम किसानों की बात कर रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग जो काम देश में आज किसानों लिए कर रहा है वो वास्तव में बहुत अच्छा काम है। इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी, साथ में लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हमारी फसलें जो वेस्ट हो रही थी, जैसे टमाटर सड़कों पर पड़ा रहता था और फल फ्रूट जो बिक्री नहीं होती थी, इसका प्रोसेस होगा। एक अच्छा काम, अच्छे कार्य की तरफ अग्रसर है हमारी मिनिस्ट्री और हम मिनिस्ट्री को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार करते हैं मिनिस्ट्री कि आप भविष्य में ऐसे ही प्रोजेक्ट लाते रहे और किसानों के लिए काम करते रहे। बिल्कुल, रीमा जी जुड़ी हुई है हमारे साथ। Right. Finally, Reema ji, your comments, your message on behalf of the government on the movement forward towards Atmanirbharta in for farmers, increase of their income and for independence and sustainability in every way in the sector. Well, I would like to first congratulate all the 27 projects for meeting the first milestone and getting approval. I hope that they get completed on time and achieve all the milestones that have been promised. And I also hope that these 27 projects act as an inspiration to other promoters, other investors to come forward and work together with the Ministry of Food Processing so that we all can together reach the goal of self-reliance, which is the call of this government. आत्मनिर्भरता तभी पहुंचेगी जब ये सारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुली हो जाए और इन 27 के साथ साथ को देखते हुए, इनके सक्सेस को देखते हुए और भी प्रोजेक्ट्स आगे आए और इस सेक्टर को बूस्ट मिले सो दैट वी कैन रीच द गोल ऑफ सेल्फ रिलायंस। बिल्कुल, और इसी उम्मीद के साथ कि सफल क्रियान्वयन होगा इन तमाम प्रोजेक्ट्स का और आगे भी विस्तारीकरण किया जाएगा जब हम कोल्ड स्टोरेज चेन्स की बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रीमा जी अपने इन विचारों को इस मंच से साझा करने के लिए। साथ ही हरीश जी आपका भी और कंवल सिंह चौहान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच से अपने विचारों को साझा करने के लिए। तो किस तरह से आत्मनिर्भरता के साथ जब हम बात करते हैं कोल्ड स्टोरेज की, खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग, और साथ साथ इस दिशा में इसके जो अलाइड सेक्टर्स हैं यानी कि डेयरी की बात करें, मछली पालन की हम बात करते हैं, वो कैसे आगे बढ़ेंगे, इस पर हमने आज चर्चा की और कोशिश की कि तमाम जो पॉइंट्स हैं वो हम कवर कर पाएं। Right, many thanks to all our guests who joined us on the show and many thanks to all our viewers for tuning in, and that's all in this edition of Atmanirbhar Bharat. Thanks for watching. Namaskar.